हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक नया हेडिंग हम लोगों ने इसके बारे में संपूर्ण डिस्कस कर चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जन्म कैसे हुआ, ये सब मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया है, जाके वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम भाई साहब क्यों आए, इनका क्यों आए, ये आज हम यही डिस्कस करेंगे। मतलब आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुलाम पहले आए कैसे, जब ये हम डिस्कस कर चुके कि जो प्लस प्लस आवेश होते हैं, मतलब इनको हम कहेंगे कि चाहे प्लस प्लस हो और चाहे माइनस माइनस आवेश हो, तो इनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, क्या लगता है यहाँ पे, प्रतिकर्षण। क्या होता है यहाँ पे, प्रतिकर्षण। तो जब यहाँ मैंने देख लिया कि मतलब इनको क्या बोलेंगे, सजातीय, मतलब एक दूसरे के नेचर हैं। मैंने ये देख लिया कि जब प्लस प्लस या माइनस माइनस सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्सन करते हैं, मतलब वो चपकते नहीं, भगा देते हैं एक दूसरे को। और फिर ये देखा गया कि जो माइनस और प्लस, या चाहे प्लस और माइनस हो, इनके बीच जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है वहाँ पे, आकर्षण बल लगता है। ये मैंने देख लिया, यहाँ अट्रैक्शन होता है, यहाँ रिपल्सन होता है। लेकिन ये आए कैसे, कूलाम का नियम क्या था, कूलाम आए क्यों, तो मुद्दा ये था कि जब ये भगाएगा किसी चीज़ को, बल क्या होता है, बल एक्चुअली में बल का परिभाषा क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना ढकेलना, ये बल कहलाता है। तो जब प्लस प्लस आपस में भगा रहे हैं, तो यार वो बल कौन सा है जो भगा रहा है, कोई बल है, उनके बीच कार्यरत कोई बल होगा, तभी तो इन दोनों को भगा रहा है। जैसे एक आवेश यहाँ रख दिया और एक आवेश यहाँ, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये आपस में चपकेंगे नहीं, ये भगा देंगे। तो मतलब ये जब भगाएगा तो अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बीच में कोई बल है, और वही बल इन दोनों को भगा रहा है, और वही बल इन दोनों को खींच ले रहा है। वही बल खोज किया किसने, कूलाम भाई साहब ने खोज किया उसी बल को। तो चलिए, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, कहाँ से, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। क्या नाम था उनका, कूलाम। कहाँ के थे, फ्रांस के, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। अगर कोई जैसे फ्रांस का तो बोलेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, और अमेरिका का तो बोलेंगे अमेरिकी, और पाकिस्तान को कहेंगे आतंकवादी। तो ये होता है, जहाँ से जो आता है जिस कंट्री से, उसी कंट्री से उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे अब कूलाम भाई साहब क्यों आए, जब मैंने ये देख लिया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, उनके बीच जो कार्यरत बल होता है, वही कार्यरत बल की खोज निकालने वाले कूलाम भाई साहब ने अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम ने क्या कहा कि दो बिंदु आवेश, मतलब अच्छा ये स्थिर बिंदु क्यों लिया, दो स्थिर बिंदु आवेश, क्या बोला, दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब ये दो स्थिर बिंदु क्यों लिया भाई साहब, आवेशों को तो लिया लेकिन स्थिर क्यों लिया, चलिए उसकी बात चर्चा कर लेते हैं। आवेश, जैसे मान लीजिए कोई आवेश प्लस है, तो आवेश अगर उठा के इसको हम यहाँ रख देंगे तो क्या यह माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, आवेश की एक प्रॉपर्टी और हो गई कि आवेश जो है वेग परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। ये हो गया आवेश की प्रॉपर्टी। तो जो कूलाम नियम थे, जो कूलाम का नियम था, वो कूलाम भाई साहब ने क्या कहा, कूलाम ने क्या कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों का गुणनफल, मतलब क्या होता है, Q1 इंटू Q2, आवेशों का गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर कहा कि इनकी जो बीच की दूरी है वो r है, इनकी बीच की दूरी कितना है, r, कुछ भी हो सकता है, r है नहीं, XYZ कुछ भी ले सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा इनकी बीच की जो दूरी r है, वो जो बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम किसने दिया, कूलाम के नियम ने। तो ये देखिए, ये एफ सब बराबर है, तो एफ प्रोपोर्शनल, ये भी हो जाएगा Q1 Q2 बटे ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब जब कांस्टेंट हटता है, आप लोग जब पढ़े होंगे चाहे छोटे से ओम के नियम पे, जब B प्रोपोर्शनल I था तो वहाँ B कांस्टेंट हटता है तो ऑटोमेटिक एक कांस्टेंट आ जाता है। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो वहाँ एक कांस्टेंट आता था, वहाँ R है, वहाँ क्या आया था R। लेकिन यहाँ मैंने ले लिया कि F बराबर आ गया कांस्टेंट K, कुछ भी हो गया। अब Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये यहाँ एक कांस्टेंट आ गया जिसका मान क्या है, K। अब ये प्रयोगों द्वारा ये देखा गया, मतलब ये प्रयोग किया गया और इसका मान निकाला गया कि जो K का मान होता है वो 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। K का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है। अब देखिए, अब मैं पूछ लूं कि इस K का मात्रक क्या होगा, इस K का मात्रक क्या होगा, तो इस K का मात्रक भाई साहब 9 गुणे 10 के पावर 9 भी लिख सकते हैं, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इसका ही मान कहलाता है 9 गुणे 10 की पावर 9। मैं ये कह सकता हूँ ये जो के आया, के का कितने कितने नाम है, जैसे के का चाहे के बोलो, चाहे के को 9 गुणे 10 के पावर 9 बोलो, चाहे 1/4 बोलो, इसी का मान ही 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। ये आया समझ में, ये कूलाम का नियम है। कूलाम ने क्या किया, कूलाम भाई साहब ने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों का गुणनफल जो होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की जो दूरी होती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये दोनों सेम है तो सेम ले लिया, ये Q1 Q2 बटे ये नीचे आ गया आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटता है तो यहाँ कांस्टेंट आता, लगा दिया भाई साहब। अब ये के का मान निकाला गया, प्रयोगों द्वारा निकाला गया कि के का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, और चाहे इसको ऐसे लिखो, और लेकिन ये ज़्यादातर लोग भूल ही जाते हैं तो इसलिए एक शॉर्ट फॉर्म और आ गया 1/4 ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये जो इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। लेकिन एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं, जैसे एफ को क्या पढ़ते हैं, एफ को बल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन चाहे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जैसे भाई एफ फोर्स होता है, एफ क्या है, फोर्स, और इसका मतलब होता है बल। लेकिन ये एप्सिलॉन मतलब होता है वैद्युतशीलता, विद्युत की वैद्युतशीलता। ये क्या है, विद्युत की वैद्युतशीलता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट है और इसको बोलेंगे, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। अच्छा, अब इसका एक मात्रा पूछा है कि इसका मात्रा क्या होता है। यहाँ के को पकड़िए, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2। अब के का मान हम कैसे निकालेंगे, इधर रखेंगे के और Q1 Q2 को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे Q1 और Q2। इसका मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये पूछ लेंगे के का मात्रा क्या होता है। अब बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रा क्या होता है भाई साहब, दूरी है, दूरी का मात्रा क्या होगा, मीटर, लेकिन मीटर का स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्यू, इसका भी आवेश, इसका भी आवेश, ये भी दोनों आवेश है, इसका मात्रा कुलाम होता है, ये भी कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर हो गया। तो अर्थात इसके का जो मात्रक आ गया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। दूसरी चीज कि ये जो एप्सिलॉन आया, ये एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र क्या होगा, ये एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र क्या होगा। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कूलाम का नियम क्या सबके लिए वैलिड है, नहीं, कूलाम सबके लिए वैलिड नहीं है। कूलाम भाई साहब जो आए, आखिर ये आए क्यों, और इनका जो नियम दिया कि F बराबर यहाँ हम के नहीं, यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इससे आप क्या क्या पता कर सकते हैं, या दो आवेशों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं, चाहे दो आवेशों के बीच के बल, कितना बल कार्य कर रहा है वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या बहुत दूरी रख दें तब भी बल निकाल सकते हैं, बल नहीं, ये केवल नाभिकीय दूरी, क्या, नाभिकीय दूरी और परमाणुवीय दूरी। नाभिकीय दूरी कितना होता है 10⁻11 और परमाणुवीय दूरी होता है 10⁻15। ये नाभिकीय होता है, ये परमाणुवीय होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा अगर ये नाभिकीय है, ये परमाणुवीय है, मतलब इससे थोड़े बड़े पैमाने पर, मतलब इनसे ज़्यादा दूरी पर, थोड़े इनके बड़े पैमाने पर कि ही कूलाम बल निकाला जाता है। मतलब वो बल निकाल सकते हैं, केवल ज़्यादा दूरी पर रख देंगे तो उसका बल हम नहीं निकाल सकते हैं। अच्छी बात है, समझिए, सही आया। और इसका महत्व एक और है, इसमें प्रोटॉनों की, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, क्या बोला, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच हम बल बता सकते हैं। क्या केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच बता सकते हैं, नहीं, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि परमाणु के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, कि परमाणु के बीच की दूरी निकाल लो, चाहे परमाणु के बीच लगने वाला बल निकाल लो, तो विद्युत बल निकाल लेंगे हम। परमाणु के बीच विद्युत बल कितना कार्य कर रहा है, कितना नहीं कार्य कर रहा है, हम वो निकाल सकते हैं। या जब वो बता दिया तो उसी के सहायता से जो परमाणु होते हैं अणुओं का निर्माण करते हैं, और जब अणुओं और परमाणु के बीच जब विद्युत बल निकाल लेंगे तो वो ठोस और द्रव की संरचना बनाते हैं, यही कारण है। ठीक है, ये भी आ गया। अब जब मैंने बताया कि ये जो एप्सिलॉन है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड का, कि इसका मात्रक पूछ लेगा या इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ लेगा एप्सिलॉन नॉट का। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि हमारे पूरे केमिस्ट्री, पूरे फिजिक्स में क्या सबका बीमीय सूत्र निकलता है, बिल्कुल निकलता है। कुछ होते हैं जिनका नहीं निकलता है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं निकलता है। और या ये मेरा एक क्वेश्चन और, कि जैसे ये बल है, ये क्या है, बल, क्या बल का मात्रक ऑटोमेटिक बना है, नहीं बना, ये मिलके बने हैं, तो इसलिए व्युत्पन्न मात्रक होता है। ये सब क्या है बता रहा हूँ। जैसे देखिए हमारे इस पूरे फिजिक्स में 7 ही मूल राशियाँ होती हैं, जिसे कहते हैं द्रव्यमान, जिसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ द्रव्यमान, दूरी, लेंथ, और यहाँ हो गया टाइम, द्रव्यमान, दूरी, टाइम, एम्पियर मतलब वैद्युत धारा,
केल्विन आ गया, केल्विन आ गया, टेम्परेचर आ गया, केल्विन वही टेम्परेचर का मात्रक ही केल्विन, ज्योति तीव्रता आ गया, ज्योति तीव्रता को हम लिख दे रहे हैं CD कैंडिला। 7 मूल राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं। अब देखिए इसी सातों से मिलकर क्या बोला, इसी सातों, केवल इसी 7 का ही डायमेंशन फार्मूला होता है, इसी 7 का ही डायमेंशन फार्मूला और मात्रक होता है। ये क्या है? मास द्रव्यमान। जैसे मैं बात करूं अगर बल की, तो क्या बल इसमें है? नहीं है। तो बल जो है इनके मिलकर बना है, तो किसी से मिलकर बना है बल जो है F बराबर होता है ma। तो जाहिर सी बात है m तो इसमें मिल गया, तो m का डार्ट क्या होगा? m, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? m। लेकिन a, क्या a इसमें है? नहीं है। ये क्या है? त्वरण। ये मिलकर बना क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या मीटर इसमें है? बिल्कुल है। सेकंड है? बिल्कुल है। इसीलिए इसका डायमेंशन फार्मूला जब हम निकालेंगे तो बल का आता है mLT के पावर -2। ये बल का मात्रक हो गया। कैसे निकला? अभी निकाल दिया हूं। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं पूछ लूँ 2 का डायमेंशन फार्मूला बताओ, तो 2 का नहीं होता, पाई का होगा। नहीं, मैंने ये समझ लिया कि जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं उनका डायमेंशन फार्मूला हम नहीं निकाल सकते। बल का क्या हो गया? बल का हो गया mLT के पावर -2। पहले इसका वो निकालते हैं मात्रक। एप्सिलॉन को 4 पाई को हटा दे, क्योंकि क्यों निकाला? क्योंकि इसका ना सर जी डायमेंशन फार्मूला होता है, ना ही मात्रक होता है, इसलिए 4 पाई को मैंने हटा दिया, एप्सिलॉन को इधर कर दिया, एफ को इधर कर दिया। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 1/f Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब मैंने यहाँ क्या किया? देखिए आवेश आवेश, तो आवेश स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक कुलाम, कुलाम तो ये हो जाएगा कुलाम स्क्वायर। इसका हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अर्थात मेरा एप्सिलॉन का जो मात्रक आ गया वो आ गया भाई साहब कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ये मात्रक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं हम? विमीय सूत्र निकालते हैं। तो विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं। देखिए जो Q बराबर होता है, Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर क्या होता है? IT। मैं बहुत पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। Q बराबर क्या होता है? IT। अब ये देखेंगे क्या आवेश इस सातों के अंदर आता है? नहीं आता है। पदार्थ की मात्रा उत्तर भी एक रहता है, पदार्थ की मात्रा मतलब मोल। क्या है? आवेश इस सातों के अंदर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए Q बना किससे है? I और T से। तो अब देखिए ये जो I है मतलब वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, क्या उसमें है? बिल्कुल है, इसलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला हो गया I का A। और T फॉर टाइम क्या है? बिल्कुल है, इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया T। तो मैं ये कह सकता हूँ कि Q का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? AT। अब रख दिए भाई साहब। तो यहाँ A कुलाम है तो AT का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AT का होल स्क्वायर हो जाएगा। AT का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूटन का क्या हो जाएगा? mLT के पावर -2। मीटर स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, आगे बढ़िए। ठीक है, ये हो जाएगा A स्क्वायर और ये हो जाएगा T स्क्वायर। भाई इसका वर्ग कर दिए। अब नीचे है M, देखिए यहाँ L स्क्वायर, यहाँ L, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हो जाएगा L क्यूब। क्या हो जाएगा? L क्यूब। और ये हो जाएगा T के पावर -2। अब मैंने इनको इज्जत के साथ इसको ऊपर ले लिया क्योंकि नीचे अपशगुन माना जाता है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T के पावर 2। M ऊपर जाएगा तो M के पावर 1 था, ऊपर जाएगा तो M के पावर -1 हो जाएगा। L के पावर 3 था, ऊपर जाएगा तो L के पावर -3 हो जाएगा। L के पावर -2 था, ऊपर जाएगा तो T के पावर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यहाँ T के पावर -2, ऊपर जाएगा T के पावर +2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर T के पावर 2, यहाँ भी 2 तो T के पावर 4, यहाँ हो जाएगा M के पावर -1, L के पावर -3। ये हो गया मेरा डायमेंशन फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड का होता है। तो ये भी हो गया मेरा एप्सिलॉन का डायमेंशन फार्मूला। अब चलिए बात करते हैं कि जो ये कूलाम नियम है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि F बराबर इसका फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसकी दिशा बताओ। तो कूलाम का जो नियम है, ये वाला नियम मतलब इसको कहते हैं अदिश फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? अदिश फॉर्म। ये अदिश क्या होता है? मतलब ये दिशा का ज्ञान नहीं करा रहा है कि कौन सी दिशा में बल लग रहा है। तब इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो जरा हम देखते हैं कैसे लगाएंगे वेक्टर फॉर्म। अब देखिए भाई साहब, अब हम कुल क्या लगा रहे हैं?
कूलाम का, यहाँ मैं बदल दे रहा हूँ कि कूलाम का सदिश रूप क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप, कूलाम का सदिश रूप। चलिए लगाते हैं, कूलाम का सदिश रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, दो आवेश लिया। क्या लिया, दो आवेश। यहाँ लिया Q1 और यहाँ लिया Q2। हमने प्लस प्लस लिया। तो एक बात बताओ, Q1 के कारण, पहले यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे माना यहाँ एक एक है और यहाँ एक दो है, हम बल्ले की बात करें, ठीक है। अगर एक दो को ढकेलेगा, क्या बोला, अगर एक दो को ढकेलेगा, मतलब अगर एक ऐसे दो को ढकेलेगा तो एक पीछे दो आगे आता है। क्या बोला, अगर एक दो को ढकेलेगा, भाई एक दुइयों को तो ढकेल रहा है, बिल्कुल ढकेलेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, F21। अब दो अगर एक को ढकेलेगा, जैसे दुई अगर एक को ढकेला, तब भाई साहब क्या बोला कि दो एक को ढकेल रहा है। दो किसको ढकेल रहा है, एक को। दो किसको ढकेल रहा है, एक को। तो उसको हम लिखेंगे F12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे। वन अगर टू को ढकेल रहा है, जो ढकेलेगा उसको पीछे लिखते हैं। जो दुई ढकेल रहा तो दुई पीछे लिखेंगे, एक ढकेल रहा तो एक पीछे लिखेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट। अब चलिए, अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो आपको अच्छे तरीके से पहचाने होंगे। ये मान लो पॉइंट नंबर ए का है, मान लो A1 है और ये A2 है। मुझे इसके बीच का डिफरेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो मैं पूछ लूँ कि ये 1 के कारण जब 2 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे तो दूरी कितना होगा, तो आप बोलेंगे A2 माइनस A1। अच्छी बात है। A2 के कारण A1 की दूरी कितनी होगी, A2 के कारण A2 से ऐसे से आएंगे तो इसकी दूरी। अब भाई साहब जब तुम यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे, तुम यहाँ आओगे तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु हुआ और ये आपका लास्ट बिंदु हुआ। ये आपका क्या होगा, प्रारंभिक P से लिख दे रहे हैं, और ये लास्ट बिंदु हुआ। तो क्या बोलेंगे, लास्ट कितना है, A1 माइनस A2। अच्छी बात है। अब जब तुम यहाँ से स्टार्ट किए हो जाना, तो ये प्राइमरी हो गया, मतलब प्रारंभिक, और ये लास्ट हो गया। जब यहाँ से चलोगे तब, मतलब A1 से ऐसे जाओगे, ऐसे टिड़िक 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 टिड़िक, जब यहाँ जाओगे तब ये लास्ट हो गया और ये प्रारंभिक हो गया। तो इसको बोलेंगे अंतिम माइनस प्रारंभिक। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े तो चलो बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म पे। मैंने क्या किया, ये जो दो आवेश के बीच की दूरी को ले लिया मैंने मॉड r। क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड r, मतलब ले लिया कि अच्छी मॉड r क्यों लिए हैं भाई साहब, मैग्नीट्यूड के लिए है सर जी। अच्छा एक बात बताओ, इस मॉड का मतलब क्या रहता है कि सर जी वो दूरी नहीं हो, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो तो हम जानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, दोनों प्लस प्लस है। क्या है, दोनों प्लस प्लस है। इसे मैं आवेश को बना रहा हूँ ताकि अच्छा लगे कुछ कुछ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी है, बीच की दूरी है कितना, r। बीच की दूरी कितना है, r। अच्छा चलो ठीक, ये प्लस, ये दोनों प्लस है। मैं पूछूं अगर क्या ये दोनों चपकेंगे, नहीं चपकेंगे, क्यों, क्योंकि 1 वाला तुरंत भगा देगा। 1 वाला किसको भगा दे, तुरंत भगा देगा, तो एक बल इधर कार्य करेगा F। अब आप बताएंगे, अब जब 2 जैसे इसके पास जाएगा तुरंत सट से चप बहा देगा, उठा के क्या करेगा, उठा के फेंक देगा, क्यों, प्रतिकर्षण होगा, एक इसके कारण एक इसके कारण, तो यहाँ भी एक बल लगेगा। अब बताओ, ये 1 जो है इसको ढकेला, 1 इसको ढकेला, एक बल लगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 2। जो ढकेलता है उसको पीछे लिखते हैं, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म, उधर ये ढकेल रहा। अच्छा अब कौन ढकेल रहा, 2 ढकेल रहा, कौन ढकेल रहा, 2। किस, 2 ढकेल रहा तो 2 पीछे लिखेंगे, किसको ढकेल रहा, 1 को। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब दूरी देखते हैं, 1 के कारण क्या हो, 1 के कारण, 1 के कारण ये दूरी क्या होगी, जब यह प्रारंभिक, जब ये 1 के कारण मतलब ये यहाँ है, और जब यहाँ जाएगा तो दूरी कितना होगा, तो अंतिम मतलब Q2 मतलब R2 माइनस R1 दूरी पूछ रहा हूँ, ये वेक्टर हो गया। अब यहाँ से दूरी पूछ लें कि Q2 के 1 के कारण, मतलब आवेश जब Q2 पे था तो ये प्रारंभिक हो गया, और जब ये दिक्चिक 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 यहाँ आया तो ये लास्ट हो गया, तो अंतिम मतलब R1 माइनस R2, इसको मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ये वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर जी, नहीं है। अब चलिए इसका हम F12 निकालते हैं। F12 वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, F बराबर होता है सर जी Q1 Q2 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इस R का मान कितना, F12 के लिए, इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो तीर था ये भी तीर दर्शा दिया, ताकि अगर ये वाला बल है तो ये वाला दूरी लेंगे,
और वो वाला बल है तो वो वाला दूरी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं था जी, बहुत अच्छी बात है, हमको समझ में आ रहा है, ठीक आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो जब ये ढकेल रहा है इसकी दिशा इधर, तो ये दूरी भी ये लेंगे, तो दूरी क्या होता है r1 माइनस r2 वेक्टर का होल स्क्वायर। लेकिन आप एक क्लास 11 में और पढ़े होंगे, जब कोई चीज़ वेक्टर होता है तो उसका एकांक यूनिट लिया जाता है, यूनिट वेक्टर लिया जाता है। ये क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ए का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए अपान मौपांक ए, क्या होता है ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, हमको आ गया, अच्छी बात है। चलो देखते हैं, जब Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर फार्मूला था भाई, कूलाम का नियम क्या था, कूलाम का नियम F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब ये F12 मतलब इसका दूरी ये था, तो ये आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसका जो लिया जाता है, ये जो दूरी लिया जाता है उसका यूनिट वेक्टर लिया जाता है, मतलब R1 माइनस R2 वेक्टर का क्या मापांक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब के Q1 Q2 बटे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू, अब ये एंकांक यूनिट मतलब क्या होता है सर जी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये माइनस R2 वेक्टर और बटा ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं। क्यों बताया ना कि जैसे ए यूनिट वेक्टर होता है तो क्या होता है वेक्टर ए बटे मापांक ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे कोष्टक में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब देखिए ये चीज़ें सेम है कि नहीं, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या होता है एक्स क्यूब, जब ये चीज़ देखेंगे तो आपको सेम लगेगा, सेम है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2, यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ दो यहाँ एक घातें जुड़ जाएंगी, तो ये मेरा एक फार्मूला बन गया, F12 वेक्टर का एक आंसर आ गया, ये होता है, ये वेक्टर फॉर्म का F12 निकाल दिया। अब वैसे सेम टू सेम F21 ले आएंगे आप लोग, F21 क्या होगा, F21 क्या होगा, F21 होगा, F21 जब लेंगे तो कौन सी दूरी लेंगे, ये वाला दूरी लेंगे। देखो मैं ये चिन्ह दर्शा दिया ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। तो F12 क्या होगा, के Q1 Q2 डॉट यही आएगा, लेकिन वहाँ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल क्यूब। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे कर लेना, तो ये हो जाएगा होल क्यूब, सेम ऐसे ही लगेगा। और यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ R2 माइनस R1 है तो इसका R2 माइनस R1 वेक्टर का जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो R2 माइनस R1 का एकांक यूनिट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा डायरेक्ट फार्मूला। कुछ बुक क्या करता है, कुछ बुक ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि F12 जो होता है वो माइनस F21 होता है, और आप लोगों को यही पढ़ाया भी जाता है, अच्छी बात है। लेकिन ये F12 और F21 क्यों आया, उसके पीछे हम थोड़ा लॉजिक देखते हैं। ये आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ देखिए, जब ये जैसे आपने कहा कि F12 हर एक बुक में यही कहा है और टीचर यही बताते भी हैं कि F12 F21 जो है ये माइनस होता है, ये सिद्ध उन्होंने कर दिया। लेकिन कैसे सिद्ध करते यहाँ देखिए, वो बोलेंगे यहाँ माइनस कामन ले लो, यहाँ क्या करो माइनस कामन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस के Q1 Q2, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का वेक्टर का मॉड का होल क्यूब, क्या हो जाएगा मॉड का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस कैसे होता है यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से अगर ये देखोगे तो यहाँ R1 माइनस R2 है, यहाँ R1 माइनस R2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मॉड का काम क्या करता है, जैसे अगर -2 है तो ये उसको +2 बना देता है। ये मॉड का काम क्या है कि अगर -2 है तो उसको क्या करता है प्लस बना देता है, और कोई चीज़ प्लस है तो उसको क्या बना देगा, प्लस ही बनाएगा। जैसे मैं कह दूं कि -x का मॉड कितना हो तो x ही आएगा, लेकिन अगर मैं पूछूं x का मॉड कितना हो तो x ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट था लेकिन आ गया, हम चाहे बायो से हैं और चाहे मैथ से आ ही गया। तो यहाँ मैंने क्या किया
माइनस कॉमन लिया तो के Q1 Q2। अब जब मैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। और यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड लगा, मापांक लगा है। यहाँ क्या था? R2 माइनस R1 था, यही तो था R2 माइनस R1। ठीक है, अब जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये चीज़ या प्लस हो जाता है, ये चीज़ या माइनस हो गया, तो ये चीज़ माइनस, ये चीज़ प्लस हो गया। अब नीचे भी हम माइनस लेंगे, हम जब नीचे भी माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। लेकिन जब हम माइनस यहाँ कॉमन लिए ना, माइनस अंदर कॉमन लिए, लेकिन ये मापांक क्या करता है? प्लस बना देता है, इसलिए ये माइनस बन के प्लस हो गया। और यहाँ माइनस आ गया ना, इसलिए सिद्ध होता है समीकरण 1 इस फार्मूले से। और देखिए समीकरण ये फार्मूला, ये किसका मान है? आप बोलेंगे सर जी ये तो हमको F21 ही दिख रहा है, F12 दिख रहा है, सेम तरीके से। इसलिए मैंने सिद्ध कर दिया कि जो F12 होता है वो माइनस F21 होता है। ये वेक्टर फॉर्म काम का नियम था, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। गुलाम का नियम ये था, लेकिन इसको कैसे लिखा जाता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा, ये निर्वात क्यों है? ये एक्चुअली में ये फार्मूला लिखा जाता है, ये केवल वायु या निर्वात के लिए लिखा जाता है, वायु या निर्वात के लिए लिखा जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए दो आवेश यहाँ Q1 है और यहाँ आवेश Q2 है, इनके बीच अगर कोई चीज़ रख दिया जाए, मान लीजिए जैसे कागज रख दें, चाहे पानी रख दें, मतलब एक नया अन्य परावैद्युत, क्या रख दिया मैंने? परावैद्युत। अच्छा, ये परावैद्युत क्या है? अब इसकी पहले चर्चा करते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। परावैद्युत क्या है? ससुरा बहुत दर्द दे रहा है। ठीक है, परावैद्युत की बात हम करते हैं। परावैद्युत किसे कहते हैं? परावैद्युत ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। हाँ, ये कैसे? ठीक है, मैंने क्या बोला? जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती, बहुत कमी होता है। ठीक है सर जी, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन वैद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, ये कैसे? जैसे ये प्रदर्शन करते हैं कि मतलब ये आभास करते हैं, प्रभाव अपना व्यक्त करते हैं कि हमारे अंदर प्रवाह तो हो जाएगा, लेकिन उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। तो जब किसी आवेश के बीचों बीच में, दो आवेशों के बीच में अगर हम चाहे कागज रख दें, क्या कागज रख दें, चाहे मोम रख दें, चाहे लकड़ी रख दें, मतलब पानी रख दें, कुछ भी रख दें, तो ये बताओ वो फर्क क्या होगा? तो वहाँ एक चीज लग जाता है के। क्या लग जाता है? के। तो फार्मूला हो जाता है F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या जुड़ जाता है? के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मैंने क्या कहा? यहाँ पे तो एयर था और यहाँ पे क्या मैंने एक मीडियम ले आया कि मीडियम के बीच कुछ भी रख दिया, मतलब कोई मीडियम के बीच में कुछ रख दिया, तब क्या फर्क होता है? यहाँ देखिए एफ एम बराबर क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली डिपेंड किससे करता है? के पर। किस पर डिपेंड करता है? के पर। तो चलिए इस पर रिलेशनशिप निकालते हैं। अगर मैं कह दूं कि एफ ए का मान इतना है और एफ एम का मान इतना है, तो एफ ए बटे एफ एम का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ ए का मान, और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और अगर हम एफ एम मीडियम वाला लग दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये सारी दूरियां क्या हो गई? कट गई। ये दूरियां क्या हुई? कट गई। ऊपर वाला ऊपर वाले से कट गया, ये के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया कि एफ ए और जो एफ एम होता है, मतलब एयर वाला बल और मीडियम वाला बल, कहाँ के बल? जो आवेशों के बीच में है, वो बराबर के बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एफ ए वाला होगा वो के इंटू एफ एम से बड़ा होगा। मतलब मैं ये क्या कह सकता हूँ, एक रिलेशनशिप बन गया। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो एयर था ना, एयर में बल ज़्यादा लगेगा, एयर में बल जो है ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो मीडियम वाला बल है उसमें बल कम लगेगा। अब भाई जाहिर सी बात है, जैसे चुंबक रखें आप, चुंबक अगर चुंबक के बीच में कुछ रहेंगे तो बहुत हल्का हल्का चपकेगा, उसको दिक्कत होगी चपकने में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बल कम लगेगा। अगर कोई मीडियम होगा, इसके बीच में कुछ रखे होगा, अगर कुछ रखा होगा तो गड़बड़ नहीं करेगा, उसको दिक्कत करेगी चपकाने में, तो बल कम लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ जो एयर वाला बल होता है वो ज़्यादा बल लगता है कंपेयर टू एफ एम से, मतलब मीडियम वाला बल। तो ये होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए